नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज के बुलेटिन में बात करेंगे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी के सम्मान, सरकारी योजनाओं को लेकर ग्रामीणों के प्रदर्शन और 109 साल पुराने ऐतिहासिक दावे की। सबसे पहले राजस्थान के भरतपुर से, जहां रोड सेफ्टी अभियान के तहत संयुक्त टीम ने टोल प्लाजा पर स्लीपर और लग्जरी बसों की जांच कर सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया। इसके बाद गुजरात के दाहोद से, जहां मलेशिया में 3 पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले मिसबा दीवान का उनके गृह नगर में भव्य स्वागत किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत करवाड़ में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के आरोप में ग्रामीणों ने जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। और अंत में सीहोर से एक दिलचस्प खबर, जहां एक परिवार ने 109 वर्ष पुराने दस्तावेजों के आधार पर ब्रिटिश शासनकाल में दिए गए ऋण का ऐतिहासिक दावा किया है, जिसकी अब व्यापक चर्चा हो रही है। देखिए ये सभी खबरें विस्तार से सिर्फ न्यूज बुलेटिन में। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के रोड सेफ्टी अभियान 2026 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर के अध्यक्ष बलजीत सिंह के मार्गदर्शन में सचिव नवीन कुमार किलानिया, जिला परिवहन अधिकारी अभय मृदुल, यातायात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने लुधावई टोल प्लाजा सेवर पर स्लीपर व लग्जरी बसों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं AIS 119/2016 के सुरक्षा मानकों के तहत अनाधिकृत लगेज कंपार्टमेंट, आपातकालीन निकास बसों की लंबाई, अतिरिक्त सीटें, अग्निशमन यंत्र, हैमर और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। कुल 5 बसों के निरीक्षण में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर बस संचालकों के खिलाफ 20,000 रुपये का चालान कर बसों को पाबंद किया गया। प्रशासन ने यात्रियों से सुरक्षा जांच में सहयोग करने की अपील करते हुए बताया कि ट्रैवल्स एजेंसियों की अनियमितताओं के विरुद्ध जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर या स्थायी लोक अदालत में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया के ताइक्वांडो खिलाड़ी मिसबाह दीवान ने मलेशिया में आयोजित MBW इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 मेडल जीतकर देश, गुजरात और अपने जिले का नाम रोशन किया। अपने होम टाउन लौटने पर परिवार, खेल प्रेमियों, दोस्तों, नेताओं और शहरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने उनके ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करते हुए भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए और मेडल जीतने की शुभकामनाएं दी। मिसबाह की सफलता देवगढ़ बारिया और पूरे दाहोद जिले के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन गई है। फर्स्टली तो मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम दीवान मिसबा कुतुब शाह है और मैं देवगढ़ बारिया छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। एंड अभी मैंने इंटरनेशनल मलेशिया में इंटरनेशनल खेली हुई है। वहाँ पे मेरे को 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जिसका श्रेय मैं अपने कोच और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। उन्होंने मेरे को फाइनेंशियली एंड इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है और मैं उन्हें बस यही कहना चाहूँगी कि वो मेरे को ओलंपिक, जब भी मेरा ओलंपिक का मैच हो तब तक वो मेरे को इमोशनली, फाइनेंशियली मेरे को इतना ही सपोर्ट दे। और मैं अपने कोच को पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी। उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराई एंड उनका भी बहुत सपोर्ट है और यहाँ तक मैं जो आई हूँ सिर्फ और सिर्फ उनके वजह से हो और मैं चाहूंगी कि वो मेरे को ओलंपिक तक ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। दाहोद से सी न्यूज संवाददाता अजरुद्दीन सैयद की रिपोर्ट। हरियाणा के चरखी दादरी शहर में सिटी थाना के सामने गुरुवार को 2 पक्षों के बीच गैंगवार में ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी फैल गई। गोलीबारी में 6 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक PGI रेफर किया गया। घटना के बाद DSP कप्तान सिंह और DSP धीरज कुमार सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से पूछताछ की। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर सड़कें बंद कर दी तथा आरोपियों की तलाश में कई टीमें जुटी हैं। इस बीच आरोपियों का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वे वारदात के बाद फरार होते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। चरखी दादरी से सी न्यूज संवाददाता उमेश सत साहिब की रिपोर्ट। करवाड़ ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने जिला कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव रामभरत मीना के नेतृत्व में बस स्टैंड से ग्राम पंचायत तक दंडवत प्रदर्शन किया और शिविर प्रभारी व नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने उप स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन शुरू करने, बारिश से खराब फसलों को अकाल घोषित कर मुआवजा व बीमा देने, यात्री प्रतीक्षालय की मरम्मत, प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त जारी करने तथा लक्ष्मीपुर से करवाड़ तक सड़क के डामरीकरण सहित कई मांगे उठाई।
प्रशासन ने 1 माह में कार्यवाही का आश्वासन दिया, जबकि कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन में कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। कोटा से सी न्यूज संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 4 लोग मोटरसाइकिल से गौकशी की तैयारी में जंगल जा रहे हैं। पुलिस के पहुंचने पर आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग कर दी, जिसमें कांस्टेबल अंकित मलिक घायल हो गए। जवाबी कार्यवाही में एक आरोपी शहादत घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, कारतूस, गौकशी के उपकरण और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई। दोनों घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद रामपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज थाना अजीम नगर को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें थाना अजीम नगर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश ग्राम इमरती के जंगल में गौकशी कर सकते हैं। इस सूचना पे थाना अजीम नगर की पुलिस द्वारा ग्राम इमरती के जंगल में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें चेकिंग के दौरान रात्रि में 2 बाइक पे 4 सवार आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। वे नहीं रुके। उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मसात फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसमें एक अभियुक्त का नाम शहादत सनौफ अब्दुल हसन, जो कि ग्राम ढक्का हाजी नगर थाना अजीम नगर का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 42 वर्ष है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, वह एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, वह एक बाइक बिना नंबर की, वह गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। अभियुक्त का पूर्व भी आपराधिक इतिहास रहा है। घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल रवाना किया गया है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई थाना अजीम नगर पर की जा रही है। थाना अजीम नगर पुलिस द्वारा मुठभेड़ की गई, क्या है? नहीं, हमारे जनपद रामपुर में बहुत ही शांतिप्रिय और अमन पसंद लोग रहते हैं। जैसे कि शांत जल में कोई एक पत्थर माल के जल को अशांत करता है एक कंकड़ी डाल के, वैसे कुछ लोग हैं जो गोकशी की घटनाएं करके और इसको शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा जो 5 साल अपराधी हैं जो गोकशी में बहुत सक्रिय रहे हैं, उनकी चेकिंग का एक अभियान चलाया गया है। थाने पे रजिस्टर बनाया गया है ताकि उनका पूरा डोजियर बनेगा, उनकी पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो लगेगी, उनके जामींदार कौन रहे किस किस केस में, उन जामींदारों के नाम पते नोट किए जाएंगे और अगर पुनः अपराध कारित करते हैं तो उनकी जमानत निरस्तीकरण की भी कार्रवाई कराई जाएगी। एक्स ऐप जो हमारे डीजीपी महोदय ने पुलिस मंथन में लॉन्च किया था, उसमें भी ये फीड हो रहा है कि प्रथम अपराध के बाद दोबारा कौन अपराध कर रहा है, उस पर बहुत उसकी सघन मॉनिटरिंग करके कार्रवाई की जाएगी। मुझे एक बड़ा आश्चर्यजनक ये लगता है कि दारुल उलूम में सहारनपुर में रहा, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है देवबंद में, वहाँ के मौलवी लोग कई बार वहाँ के जो अच्छे प्रोफेसर हैं फतवा जारी कर चुके हैं कि इस्लाम धर्म के अनुसार कोई भी अगर किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने वाला कोई कृत्य करता है, किसी प्रतिबंधित पशु को ऐसा काटता है, तो वो हराम की श्रेणी में आता है। और कोई अगर सच्चा मुसलमान है तो इस तरह का कृत्य कैसे कर सकता है? या तो मुसलमान नहीं है या तो बहुत बड़ा हरामी है। तो ऐसे लोगों का इलाज किया जाना परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम हमारी जनपद रामपुर पुलिस टीम के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है और निश्चित रूप से जो लोग नहीं सुधरेंगे उनका संपूर्ण इलाज किया जाएगा। तो यहाँ के उलेमाओं से आपने बात करी, जैसे आपने दुकानदार बताया, यहाँ के जो उलेमा हैं उनसे बात करी? इनके लोगों के मैं एक मीटिंग करूंगा, थोड़ा कांवड़ मेला चल रहा, अभी तो बहुत समय नहीं मिल पाया। इनसे भी बात करके, इनसे भी मैं वीडियो बनवा करके और इस तरह की अपील जारी करवाऊंगा कि इस्लाम धर्म के अनुसार, दीन ईमान के अनुसार एक कृत्य हराम की श्रेणी में आता है। तो कुछ लोग जो है वो सत्ता पक्ष की गोकशी वाले मामले आप बता रहे हैं, कुछ लोग जो है वो सत्ता पक्ष में चले जाते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या? नहीं, अगर कोई रियल, हमारे पास सीसीटीवी है, हमारे पास सही है, अगर हमारे कोई पुलिसकर्मी भी लिप्त होंगे तो उनके विरुद्ध भी बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। रामपुर में थानागंज पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुई गौमाता का समय पर उपचार कराकर
मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया। हादसे में गौमाता के पैर में गंभीर चोट लगने के बाद सूचना मिलते ही पुलिस और बजरंग दल की टीम मौके पर पहुंची, उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और पशु चिकित्सक को बुलाकर प्राथमिक उपचार कराया। समय पर इलाज मिलने से गौमाता को राहत मिली। इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना करते हुए इसे मानवता, गौसेवा और सामाजिक सहयोग का प्रेरणादायक उदाहरण बताया है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। रीवा में एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश का स्वागत करते हुए इसे छात्रों की लोकतांत्रिक जीत बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि करीब 10 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं होने से युवाओं को नेतृत्व का अवसर नहीं मिल रहा। उन्होंने चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग करते हुए भाजपा सरकार पर इस मुद्दे पर उदासीनता का आरोप लगाया। एनएसयूआई ने सरकार से हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सितंबर के प्रथम सप्ताह तक छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। देखिए, आज जिला कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई की पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में मैं समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं इस पत्रकार वार्ता में। और आज एक बड़े विषय को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है एनएसयूआई रीवा द्वारा और मध्य प्रदेश एनएसयूआई के आह्वान पर। जबलपुर हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि आप मध्य प्रदेश में सितंबर के पहले सप्ताह में छात्र संघ चुनाव कराकर दीजिए। पहले भी छात्र संघ चुनाव होते थे, लेकिन 2017 में आखिरी बार छात्र संघ चुनाव हुआ था। उसके बाद छात्र संघ चुनाव बीजेपी की सरकार ने बंद करने का काम किया। बीजेपी की सरकार को ये डर था कि कोई पढ़ा लिखा छात्र युवा नेता जब सामने आएगा तो सवाल करेगा, और जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, तो उनकी जो एक कमाई का जरिया होता था, लूटने का काम जो किया जाता था, वो बीजेपी सरकार चालू रखना चाहती थी। लेकिन हाई कोर्ट में हमारे एनएसयूआई के एक पदाधिकारी हैं अनादन अंसारी जी, उन्होंने जबलपुर के हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी और पीआईएल दाखिल करने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय सुनाते हुए छात्र संघ चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया है। उसके बाद राज्य सरकार को चुनाव जब कराने की बात कही गई तो राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने उस पर कोई किसी प्रकार की अभी प्रतिक्रिया नहीं दी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार छात्र संघ चुनाव होते थे उसको बीजेपी सरकार ने बंद करने का काम किया, छात्र युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का एक रोकने का काम किया। तो सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हाई कोर्ट का। उसके बाद मेरी मांग है सरकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि सरकार को डर है, इस चीज़ का डर है कि छात्रों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है। एबीवीपी आपकी जो सत्ता पक्ष की संगठन है जो चुनाव लड़ने का काम करती है, उसके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्रोफेसर हैं। एबीवीपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय में पदाधिकारी हैं जो प्रोफेसर बनकर बैठे हुए हैं और साथ ही वो एबीवीपी के पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमारी चुनौती तो पहले से बड़ी है। तो हमारी सरकार से सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतनी मांग है कि अगर आप चुनाव कराना ही चाहते हो, चुनाव आप कराइए। मैं इस निर्णय से एनएसयूआई बहुत खुश है। एनएसयूआई लगातार मांग भी कर रही थी, लेकिन हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं। अभी तक जो इसके पहले एक बार हुआ था 2017 में चुनाव, वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था। प्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब ये है कि जो छात्र है, कोई भी छात्र है, किसी भी क्लास का है, तो वो डायरेक्ट अपना अध्यक्ष, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उसको होता था। लेकिन अब जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली में ये नियम है कि पहले कॉलेज में सीआर बनेगा, फिर सीआर बनने के बाद वो डिसाइड करेगा अध्यक्ष। तो खरीद फरोख्त की भी राजनीति इसमें होती है। तो मेरी मांग है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराकर छात्रों को अपना नेतृत्व चुनने का एक अधिकार स्वयं को देना चाहिए। और ये एक राजनीति में जो लोग जाना चाहते हैं, ये एक पाठशाला की शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से, बहुत सारे नेता, चाहे अर्जुन सिंह जी की बात करें हम, चाहे स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी की बात करें हम, ये सब इसी कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, टीआरएस कॉलेज से, विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्र नेता थे और इन्होंने देश प्रदेश में अपना नाम बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी, पहली बात, जिस प्रकार से अभी दतिया का उपचुनाव का रिजल्ट आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पोलिंग खुद हार गए, बहुत सारी खबरें आई, आप लोगों ने भी देखा। तो इनको डर है, ये छात्र संघ चुनाव कराते हैं, ये बड़ी बात है, करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। लेकिन
मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आपके विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, इसमें जो प्रोफेसर बैठे हुए हैं और साथ में प्राध्यापक बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, वो एबीवीपी के पदाधिकारी के रूप में काम करना बंद कर दें। छात्र संघ अगर चुनाव हो रहा है तो इसको बढ़िया सुंदरता से चुनाव कराएं और सभी के लिए बराबर का इसमें योगदान देने का काम करें। लेकिन अभी का जो प्रक्रिया है तो प्रोफेसरों के ऊपर दबाव बनाती है भारतीय जनता पार्टी। ये डिप्टी सीएम जी का शहर है और ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शहर है, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग करें। और अगर आप सच में युवा नेतृत्व निकालना चाहते हैं, हाई कोर्ट के निर्णय का पहली बात तो आप पालन करिए, उसके बाद आप चुनाव कराते हो तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का काम करें। और मैं इस निर्णय का एनएसयूआई जोरदार स्वागत करती है कि छात्र संघ चुनाव बंद होने से हम लोगों की जो छात्र राजनीति होती थी, जो हम लोग, हमारी मांग भी है कि इस पर एक विषय भी होना चाहिए कॉलेजों में, स्कूलों में। ये प्राथमिक पाठशाला है, जो छात्र राजनीति में अपनी आगे वो देख रहा है कि हमें आगे जाना है तो उसके लिए एक भूमिका भी मिलनी चाहिए। वो भी अगर चाहता है तो वो उसको आगे के लिए एक वो मिलनी चाहिए। शिक्षक जो है आरएसएस और एबीवीपी के दम पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे, लेकिन मेरी मांग है कि आरएसएस, मैं पहले भी कई बार विरोध कर चुका हूँ विश्वविद्यालय में। पहले भी मैं कुलपति साहब को, टीआरएस प्राचार्य मैडम को, बहुत सारे टीचरों को मैं पहले भी बीजेपी का नेम प्लेट, पट्टा, गमछा भेंट करने का काम कर चुका हूं, जो एक पदाधिकारी बनकर काम करते हैं। लेकिन मेरी मांग भी है कि आप सब ये सब लोग छोड़ के अगर चुनाव हो रहा है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सही से पालन करें। किसी प्रकार का घोटाला, ये जो आप प्लान करते हो, ये बंद करो। और साथ ही हमारे साथी जो अनादर अंसारी जी हैं, उनको भी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारी यह मांग है कि 8 वर्षों से जो छात्र संघ चुनाव बंद था, उसको जिस प्रकार से बहाल किया गया है, उस चुनाव को सही प्रणाली से, प्रत्यक्ष प्रणाली से कराते हुए छात्रों के हित की, जो अभी तक कॉलेजों में जो छात्र होते थे वो अपनी समस्या को लेकर भटकते रहते थे कि हमारी समस्या का निराकरण हो, ये छात्र संघ चुनाव अगर होगा तो छात्रों की जो समस्याएं हैं, जो इधर उधर भटकने का काम करते हैं, जो छात्रों के लिए सरकार योजनाएं चलाती है, चाहे आपकी संबल हो, चाहे मेधावी हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, इन योजनाओं का लाभ सरकार छात्रों को लूटने का काम कर रही है। आप देखिए, संबल में जो छात्र पढ़ते हैं उनकी शुल्क नहीं लगती, लेकिन ये लोग शुल्क लेने का काम करते हैं। स्कॉलरशिप एक सेशन कंप्लीट होने के बाद दूसरे सेशन में तुरंत आ जानी चाहिए, लेकिन 3 वर्षों से भी स्कॉलरशिप नहीं। मेधावी जो 75% 70% से ऊपर छात्र पाते हैं, उनकी पढ़ाई फ्री होती है, लेकिन उनकी भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली कॉलेज शुल्क जमा कराती है, फिर कहती है आपकी वापस की जाएगी। 3 वर्षों से वापस नहीं आई। तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सभी में घोटाले जो चल रहे हैं, तो जब कोई छात्र प्रतिनिधि बाहर आएगा और अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए खड़ा होगा तो छात्रों के हित की लड़ाई तेजी से लड़ी जाएगी। जो छात्रों की आवाज़ अब तक दबाई जाती थी, वो छात्रों की आवाज़ अब दबेगी नहीं, वो छात्रों की आवाज़ उठेगी। और अच्छा युवा नेता जब निकल के आएगा छात्र राजनीति से, तो वो देश में, प्रदेश में भी जाकर नाम करेगा। तो आज जिला कांग्रेस कार्यालय में ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से हमारी सिर्फ इतनी मांग थी सरकार से कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा के एक अच्छे भविष्य की शुरुआत करने के लिए जो छात्र राजनीति की पाठशाला होती है, छात्रों को मौका दें और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव इसलिए कराएं कि छात्र अपना प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार हो और छात्र राजनीति में जो अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। मैं उन छात्र छात्राओं से भी अपील करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अगर आप अपना भविष्य राजनीति में देखते हो तो आइए, यही मौका है, आप सब लड़िए। और ये हमें राजनीति में जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है, हम सब मिलकर इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने का काम करते हैं। इस छात्र संघ चुनाव की बहाली का मैं स्वागत करता हूँ। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में चर्चित रवि राजपूत हत्याकांड में 11 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वर्ष 2015 में 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए रवि राजपूत का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी और शव को शिव सागर थाना क्षेत्र के कैथी गांव में जमीन में दफना दिया गया था, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया। फैसले के बाद रवि की मां प्रमिला कुंवर ने कहा कि बेटे को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन दोषियों को सजा मिलने से उन्हें न्याय मिलने का संतोष है। आपके बेटे के आरोपी को आज उम्र कैद की सजा मिला है, क्या कहेंगे, कितना खुशी व्यक्त कीजिएगा? खुश हैं कि सरकार हमरा के मदद दिलन, खुश हैं कि इतना इंसाफ मिला। हम छोड़ के आसरा छोड़ दिए थे, मिला।
उसको लिया जा करके। अब बोल रहा था 7 बजे फ़ोन किया, 8 बजे से उसको मार दिया गया। 8 बजे से मार दिया गया। फिर ओकरा बाद में फ़ोन आया कि अपन बेटे के ले जो है, नहीं तो हम मारने के बोस ले बात की कर रहे हैं, पुलिस द्वारा जाएगा तो पुलिस के तोहर बेटा के मार देंगे हम, पुलिस के कंप्लेन मत करना। तो मतलब आपके दो जो बेटे के दोस्त थे पहले आपके घर पर आना जाना था? नहीं, वो नहीं आता था, वो नहीं आता था। वो कौन लेकर गया था आपके यहाँ से? कहते हैं कि अपना बहनोई जोड़े गया था वो पीने के लिए, वो से बाहर ले गया। क्या था। पीने गए थे? वो जूस पीने के लिए गए थे। अच्छा। तो इहो जूस पियत रहे रोज, आ उहो जूस पियत रहे, उनकर गोड़ टूटा रहे हाँ। एक्सीडेंट में। हाँ हाँ। तो दोनों जना साला तो आपके बहनोई के सामने से लोग लेके गए? हमार बहनोई नहीं, उनको बहनोई, हमारे लड़का के हाँ, बहनोई, लड़के के बहनोई को सामने से आपके बेटे को लेके गया लोग? हाँ, बुला कर अच्छा। कि चलो रवि आ रहे हैं तुरंत। बहनोई आपके घर पर आ गए फिर? हाँ, आ गए थे। तो वो कहलन ना कि चली हम आवतानी। अब बस आके अब बस चल गइलन, अब आ गइलन 8 बजे फ़ोन, डायरेक्ट 7 बजे फ़ोन आवता। कहीं से लड़ाई झगड़ा रहे बेटा के? नहीं, कुछ लड़ाई झगड़ा ना। अब लड़ाई झगड़ा उन्हें कैले हुई तब हम तो जानत नहीं कि हमरा मालूम नहीं थे। कौन कौन शामिल रहे लोग केसवा में मारे वाला में केसवा में तो हम तो देख ही ना रही, सब तो पुलिस देख ले। पुलिस के हिसाब से केकर नाम रहे? अब पुलिस के नाम तो केस में न होई। अच्छा, केस में न रउआ उम्मीद रहे कि इंसाफ मिली रउरा के? हाँ, हमारा उम्मीद ना रहे कि इंसाफ मिली। हम छो के हम बैठ गए, हम कोई हमरा रहबे ना कोई रहे। किडनैप कैलन तो कहता ना कि तोर बेटा का, तोर बच्चा है, पैसा दो 50 लाख रुपया आ ले जाओ। 50 लाख रुपया के मांग किया था। आपके बेटे क्या करते थे? कुछ काम धाम? नहीं, अभी तो खेलते थे कूदते थे, अभी कुछ नहीं करते। कितना उम्र था होगा उस समय? 16 बरिस 17 बरिस के हो गया था। 16-17 बरिस के हो गया था। क्या नाम पड़ी राउ? राउ नाम का पड़ी? हमार परमिला कुमार, महला करण सराय। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीहोर निवासी विवेक रूठिया ने दावा किया है कि उनके दादा सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने वर्ष 1917 में ब्रिटिश हुकूमत को 35,000 रुपए का ऋण दिया था, जिसकी वापसी आज तक नहीं हुई। उनका कहना है कि इस दावे से जुड़े मूल दस्तावेज परिवार के पास सुरक्षित हैं और इसी आधार पर ब्रिटेन के डेप्यूटी मैनेजमेंट ऑफिसर डीएमओ को कानूनी नोटिस भेजा गया है। डीएमओ ने ईमेल के जरिए संबंधित दस्तावेज और प्रमाण मांगे हैं तथा मामले को जांच के लिए कंप्यूटर शेयर इन्वेस्टर सर्विसेज पीएलसी को भेजा है। हालांकि अभी दावे को स्वीकार नहीं किया गया है। विवेक रूठिया का कहना है कि यदि उन्हें ये राशि मिलती है तो वह पूरी रकम कन्याओं के विवाह और गौसेवा के लिए दान करेंगे। फिलहाल मामला दस्तावेजों की जांच के चरण में है और अंतिम निर्णय संबंधित ब्रिटिश एजेंसियों द्वारा लिया जाएगा। सरकार के द्वारा आपको जो आज जो मेल प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने माना है कि जो कर्जा आपके द्वारा दिया गया था वो है, उसके मूल दस्तावेज उन्होंने मांगे, तो उन दस्तावेजों में क्या प्रमाणित प्रति अपने पास उपलब्ध है? जो भी दस्तावेज है वकील साहब जैसे जिनकी डिमांड कर रहे हैं उनको हम देंगे और जो भी है आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी जो उन्होंने भेजा है उसमें उन्होंने क्या माना है? उन्होंने जो मेरे स्वर्गीय दादाजी सेठ जुम्मा लाल जी ने 1917 में 35,000 रुपए ब्रिटिश गवर्नमेंट को सत्ता चलाने के लिए वर्ल्ड वॉर में कर्जा दिया था, तो उस संबंध में अगर ब्रिटिश सरकार आपका दावा स्वीकार नहीं करती तो आपका अगला कानूनी कदम क्या रहेगा? जैसा वकील साहब बतलाएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। 33,000 रुपए की राशि आज करोड़ रुपए बताने का आधार क्या है? आधार यही है हमारा जो स्वर्गीय सेठ जुम्मा लाल जी दादाजी ने कर्जा दिया था, हमारे हक की लड़ाई है, वो हमें मिलना चाहिए। एक आखिरी और क्वेश्चन, आप इस पूरे मामले से क्या संदेश देना चाहते हैं? सिर्फ अपने परिवार का अधिकार प्राप्त करना या ऐतिहासिक न्याय की मिसाल? मैं यही चाहता हूँ कि ये परिवार का न्याय नहीं, पूरे ऐतिहासिक न्याय चाहता हूँ, और जो भी हमें इसका फंड मिलेगा वो हम निःशुल्क कन्याओं के पढ़ाई लिखाई
और उनकी शादी और गौ माता की सेवा में लगाएंगे, उनकी स्वर्गीय सेठ रूमालाल जी की स्मृति में। ये जो कर्ज ब्रिटिश सरकार को दिया गया था, ये किस समय दिया गया था? ये सन 1917 की घटना है। कितने हजार रुपए का दिया गया? 35,000 रुपए। और समय 35,000 रुपए बहुत बड़ी कीमत रखाती थी। 1917 में ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपए का जो उस समय सहायता दी थी, लोन दिया था, उसको लेकर जो आपने क्लेम किया था, उसमें आज क्या जवाब वहां से आया? तो ये है कि वर्ष 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो मेरे दादाजी स्वर्गीय जुम्मनलाल जी रोटिया ने 35,000 रुपए वाल लोन के रूप में गवर्नमेंट को दिए थे। उसका दस्तावेज मेरे छोटे भाई विवेक को पुराने कागजातों में मिला। उसके बाद जब उन्होंने आगे उस पर सर्च कराया, देखा कि ये क्या है, तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज निकला। फिर गूगल वगैरह पे कई जगह सर्च करा, तो ये स्थिति आई कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हजारों की तादाद में भारतीय लोगों को सेना में भर्ती किया था युद्ध लड़ने के लिए। उनके पास, गवर्नमेंट के पास राशन पानी, सैनिकों को खिलाने के खर्चा कुछ भी नहीं था। तो कई भारतीय बड़े परिवारों से आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त की थी वो राशि, वार लोन के रूप में। और गवर्नमेंट का उस समय ये आश्वासन था कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम आपको स्वराज आज़ादी देंगे। जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो वो आज़ादी नहीं दी और एक रोलेट एक्ट करके लाए। फिर वो विद्रोह हुआ और वहीं से स्वराज आंदोलन की शुरुआत हुई है। ये तो इतना सा शॉर्ट में इसकी संक्षेप में कहानी है। अब रहा ये जो दस्तावेज आया, तो फिर बाद में उसने फरवरी में ये उसके संज्ञान में आया विवेक के। उसके बाद जुलाई के आसपास लीगल नोटिस अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भिजवाया, ईमेल से भी और हार्ड कॉपी के रूप में भी। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से वहाँ के डेब्ट मैनेजमेंट ऑफिस का एक मेल आया है मेरे उनके अधिवक्ता महोदय के पास। उसमें उन्होंने उस राशि को स्वीकार करने के लिए और भी प्रमाण, एविडेंस के रूप में जो भी दस्तावेज हैं हमारे या परिवार के पास या विवेक के पास, तो उसके चेन मांग रहे हैं उस दस्तावेज की, जिससे कि वो क्लेम जो है अनपेड है, इस चीज का प्रूफ उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रियल है, क्या स्थिति है। तो वो आगे जो भी है कार्रवाई हमारे अधिवक्ता महोदय उस हिसाब से उनको भेजेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि उनका रिप्लाई आया है और रिप्लाई सकारात्मक है कि वो भारतीय का कर्ज मान रहे हैं अभी भी। उसे क्लियर किसी भी रूप में डिनाई नहीं किया। उसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने मेल करा है। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।